नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक बालिका की। तो हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। आप भी इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें, इसके लिए जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 22 मई 2002 और जन्म का समय है रात्रि 8:55। रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मैं इनके जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं, तब तक आप इनकी कुंडली तैयार कर लीजिए। बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में, देवगण कन्या राशि। यह भूमि तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश हैं। सीधे इनकी जन्म कुंडली की तरफ आइए। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि जो इनकी बनती है वो कन्या। जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश ज्योतिष शास्त्र कहता है आपस में मित्र हो, तो यह भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक योग है। यहां लग्नेश और राशिश आपस में मित्र नहीं है। अब देखा जाए तो इनकी कुंडली के लग्न में केतु का होना, केतु मंगल की राशि में बैठा है, लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में, ज्योतिष शास्त्र का कथन है यह अवयोग हुआ। इस योग के होने से जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। यहीं पर अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और मंगल, ये तीन ग्रह बैठे हैं, जिसमें से देव गुरु बृहस्पति का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना। ये देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। धनेश और पंचमेश होकर के जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे तो देव गुरु का अष्टम में बैठना थोड़ी मुश्किलें पैदा करेगा, लेकिन यहां से बैठे देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर दृष्टि डालेंगे और अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से लग्न को बली करने का काम करेंगे। लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना, हालांकि ये लग्नेश अष्टम भाव में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं और बुध के साथ अगर देखा जाए तो इनकी तात्कालिक मित्रता है, अतः सम अवस्था में होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। वृश्चिक लग्न कैसा होता है? यह लग्न देखा जाए तो एक बिच्छू का स्वभाव में कहीं ना कहीं कड़वाहट तो होती है, लेकिन ये लोग अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने कार्य को करने में सदैव संलग्न रहते हैं। और वहीं राशि कन्या है, जिसका 50% प्रभाव होगा जातिका के ऊपर, अर्थात मैनेजमेंट के साथ काम करना। एक तो हो गया काम करना और दूसरा हुआ मैनेजमेंट के साथ काम करना, यानी हर चीज को मैनेज करते हुए। परंतु वर्तमान समय में इस जातिका को राहु की महादशा चल रही है। 2015 से 2033 तक राहु की महादशा है। सीधी सी बात है, राहु की महादशा का होना बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। शिक्षा काल के दौरान, चाहे वो जन्म कुंडली के आधार से देखें या चंद्र कुंडली के आधार से, शिक्षा काल के दौरान राहु की यह महादशा शिक्षा को बाधित कर देती है। वर्तमान समय में जातिका चूंकि कन्या राशि की है और राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब लग्नगत जो केतु हैं वो कहीं ना कहीं मन को भटकाने का काम, नाना प्रकार के विचार मन में उत्पन्न करेंगे और मन को भटकाएंगे। वहीं जातिका की कुंडली में है तो गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से, परंतु भाग्यपति ये चंद्रमा जाकर के कुंडली के लाभ भाव में केमद्रुम से ग्रसित होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। केमद्रुम से ग्रसित ये चंद्रमा भी मन को भटकाने का, अशांत करने का काम करेंगे। अब यहां सप्तम भाव पर दृष्टि डालिए। सूर्य, बुध, शनि और राहु, ये 4 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जो कि गोचर चलित कुंडली में षष्ठम का फल दे रहे हैं और ये बाकी के शुक्र और मंगल भी सप्तम का ही फल दे रहे हैं। अब देखा जाए तो सप्तम भाव में बुध, सूर्य, शनि और राहु, यहां शनिदेव जो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, ये जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित कराने वाले होंगे। यानी जो भी कार्य जातिका का होगा वो सभी के सभी कार्य विलंबित होने वाले हैं।
अब हमें इस कुंडली के प्रश्नों की ओर चलना चाहिए ताकि साथ ही साथ इस कुंडली की स्थिति को हम बारी बारी समझ सकें। जातिका के यहां से जो पूछा गया प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, जातिका का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, राहु की महादशा ये बाल्यकाल में आ जाए तो विशेष रूप से एक बात को लेकर के चिंतित करा देता है कि राहु की महादशा भ्रामक रोग देता है। रोग कोई ना हो परंतु रोगों का भ्रम, चोट चपेट लगने की घटना बढ़ जाती है, क्योंकि राहु में चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। सतर्कता जरूरी है। ऐसे लोगों को किसी की कही बात लग जाना, नजर लग जाना इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। अब देखा जाए तो इस जातिका की कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, सो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना, त्वचाजन्य रोग की संभावना और साथ ही साथ शनि राहु की युति सप्तम में, ज्योतिष शास्त्र कहता है शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः। सो सेहत में थोड़ी परेशानी की संभावना है, विशेषकर राहु की महादशा में अभी शनि का अंतर चल रहा है और देखा जाए तो राहु और शनि एक साथ बैठे हैं। सो सेहत को लेकर के घर परिवार को विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। शनि के साथ युति बनाए ये राहु चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, फलस्वरूप चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि का न होना जातिका की सेहत और मानसिक स्थिति को अशांत करने वाला बनेगा। सो इस पर विशेष रूप से घर परिवार को ध्यान देना चाहिए। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। इस अवस्था में मैंने कई बार देखा कि ऐसी युवतियों को, लड़कियों को प्रायः पीरियड से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं कई बार उत्पन्न होते मैंने देखा है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब आगे इनके माता पिता का जो प्रश्न है, करियर के लिए कौन सा क्षेत्र चुने, मेडिकल या टीचिंग। मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में मेडिकल के फील्ड में जाने में थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है, तो क्या फिर टीचिंग के फील्ड में जाना अच्छा है। देखिए, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, लग्नपति का जाकर के अष्टम में बैठना संघर्ष कराएगा। दूसरा, राहु की महादशा अपना काम करने वाला है और 2033 तक, जब तक की जातिका लगभग 31 वर्ष की हो जाए तब तक राहु की यह महादशा जीवन के इस प्रारंभिक दौर में आकर के बाधा उत्पन्न करने वाली है, शिक्षा को बाधित करने वाली है, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ही होगी। अब सवाल उठता है कि अगर हम टीचिंग की ओर भेजते हैं तो उसमें खुद की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहां गोचर कुंडली में जो सूर्य हैं वो कहीं ना कहीं उच्च राशि का फल दे रहे हैं। अगर हम इनसे उम्मीद रखें, क्योंकि अगला प्रश्न घर वालों का पूछना है सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक, तो जाहिर सी बात है कि टीचिंग के फील्ड में अगर मैं नौकरी की संभावना देखता हूं, संभावना मुश्किल है, क्योंकि यहां शिक्षा ही बाधित होती हुई दिखाई पड़ रही है। नौकरी तो साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा जब बाधित है तो नौकरी भी बाधित होगी। लेकिन अगर हम संभावनाओं को जोड़ें और संभावनाओं को निकालें, तो अगर नौकरी की किसी संभावना पर अगर हम गौर करते भी हैं, क्योंकि घर वालों ने पूछा अगर नौकरी होती है तो कब तक, तो शिक्षा के क्षेत्र में 2030 के अप्रैल के आसपास एक योग बन रहा है। 2030 के अप्रैल के पास योग, या यूं कहे कि एक संभावना, हालांकि यह धूमिल संभावना है परंतु संभावना, माता पिता जब जानना चाहते हैं तो उनको जानकारी होनी चाहिए, एक संभावना उस समय है। लेकिन यह संभावना निर्भर कर रही है वर्तमान परिस्थिति पर, मेहनत कितना किया जा रहा है इस स्थिति पर। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि शनि की दृष्टि लग्न पर यह हर कार्य को बाधित और विलंबित करने वाली होगी, और लग्नगत केतु मन को भटकाने वाले होंगे, मन में भटकाव उत्पन्न कराने वाले होंगे। चंद्रमा केमद्रुम में है और केमद्रुम में बैठा चंद्रमा, उसकी दृष्टि शिक्षा पर, तो ये एक और समस्या कि ऐसे जातकों में प्रायः, चूंकि ज्ञानपति देवगुरु हैं और वो अष्टम में बैठे हैं, अष्टम रिसर्च का भाव है, सो ऐसे लोगों में रिसर्च की क्षमता तो होगी, लेकिन चंद्रमा का ये जो संबंध है जो कि कुंडली के ज्ञान भाव से बना हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करेगा। अस्थिरता कैसी, यानी जातिका 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़े तो 6 दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, यानी अस्थिरता शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहां पर अगर घर वालों का ध्यान जातिका की शिक्षा के ऊपर हो जाता है, जातिका की पढ़ाई आप अच्छे से करा सकते हैं, तो फिर जरूर विचार करिएगा 2030 अप्रैल के आसपास। अगला प्रश्न आपका है, विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
आइए इस विषय की तरफ चलें, यह भी विषय विचारणीय है। वैसे तो मंगल इस जातिका की कुंडली में अष्टम भाव में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जातिका जन्म लग्न से मांगलिक है, परंतु चलित में यह फल दे रहे हैं सप्तम का। शुक्र भी सप्तम का ही फल दे रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो जन्मांक चक्र में शुक्र और मंगल का संबंध अष्टम में होना, सप्तम भाव में शनि राहु की युति का होना, और बुध भी सप्तम भाव में बैठे हैं राहु के साथ यहां पर युति बना करके पापक ग्रह के समान ये फल दे रहे हैं। फिर से समझने वाली बात है कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में फल जरूर दे रहा है सप्तम का, लेकिन जाकर के बैठा है अष्टम में मंगल के साथ, जातिका जन्मलग्न से मांगलिक, और सप्तम भाव में शनि राहु की युति। यहां विवाह के क्षेत्र में भी बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। दो बातें निकल कर के आ रही है, विवाह जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व की ओर हो, परंतु प्रथम संभावना यह है कि जातिका अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करेगी। अगर इस संभावना का कि मैं पुष्टि करूं कि कितने प्रतिशत, तो 90% इस बात की संभावना है कि जातिका अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करेगी। तो प्रेम विवाह करना कोई पाप तो है नहीं, बड़े प्रेम से करे, क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रेम विवाह करना नहीं है, दिक्कत है बिना कुंडली मिलाए विवाह करना। प्रेम विवाह के क्षेत्र में कुंडली मिलाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उस अवस्था में वैवाहिक जीवन का टूट जाना, वैवाहिक जीवन का खराब हो जाना, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि विवाह इस जातिका का 2028 के फरवरी और मार्च के आसपास, 2028 के फरवरी और मार्च में इस बात की संभावना बन रही है जहां विवाह की स्थिति बनेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रयत्न यही करना होगा कि घर परिवार ही विवाह करे, जन्म स्थान से इस जातिका का विवाह दक्षिण पूर्व दिशा में कुंडली मिलाकर के किया जाए, तभी विवाह चल सकेगा। और विवाह से पूर्व भी यहां मंगल की शांति करानी होगी, बाकायदा कुंडली मिलाना होगा, नहीं तो यह मुश्किल स्थिति है। एक विवाह टूटने की प्रबलतम संभावना है। मैं फिर से कहूंगा, मैं सदैव कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में 2 विवाह के योग अगर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि मुहर लगा है कि 2 ही विवाह होंगे। अगर हम प्रथम विवाह में ही सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं, इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, या यूं कहें कि बदलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहली सलाह देना चाहता हूं, बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। अब आगे आपने पूछा है कैसा होगा वैवाहिक जीवन, बता दिया कि कुंडली नहीं मिलाया तो वैवाहिक जीवन टूटने की संभावना है। दूसरे विवाह की बात तभी होगी जब विवाह टूटे। चूंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपकी बच्ची की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, तो इसके स्वभाव में थोड़ी उग्रता होगी। हालांकि कहीं ना कहीं कन्या राशि की है, तो एक अच्छा गुण भी होगा इसके अंदर कि जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ेगा, ये अपने क्रोध को दबाना और अपने अंदर पीना सीख जाएगी। यह बहुत अच्छा गुण है, और इसके पीछे राशि इसका प्रबल सहयोग कर रहा है। अपने क्रोध को यह दबाना सीखेगी। फिर भी कहीं ना कहीं वाणी में कड़वाहट तो रहनी ही है, वाणी में कड़वाहट रहेगी ही रहेगी, मुंह पर बोल देने की आदत। तो विवाह के मामले में सतर्कता बेहद जरूरी है। अब अगला प्रश्न आपका, यह भी भविष्य से ही संबंधित है, लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट। सप्तम पति जाकर के कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, सप्तम का फल जरूर दे रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में 4 ग्रह, संभवतः 2 तरह की संभावना बन रही है। लड़का बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, या अपने खुद का व्यापार कर रहा हो। अब व्यापार के क्षेत्र में ही प्राइवेट नौकरी को गिना जाता है। तो आप सवाल उठाएंगे कि शास्त्री जी आपने तो दोनों ही बातें कह दी कि सरकारी नौकरी वाला भी हो सकता है या व्यापार वाला भी। यहां दोनों ही संभावनाओं को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि विवाह किस तरह के लड़के से होगा, यह भी कहीं ना कहीं देश काल और परिस्थिति का विषय है। क्योंकि जब दूल्हा खरीदना हो तो आप कितना धन खर्च करने वाले हैं, किस तरह का खर्च करने वाले हैं। हो सकता है आप काफी बड़ा धन खर्च करने को तैयार हो। निसंदेह मैं एक और बात कहा करता हूं कि जमीन और बेटी का ब्याह पैसे से नहीं, भाग्य से होता है। जब भाग्य उदित हो तो पैसा कम भी हो काम बन जाता है, और भाग्य उदित ना हो तो पैसे से भी बात नहीं बन पाती। फिर भी आज के इस परिवेश में जहां परिस्थिति ऐसी है, आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो खरीदारी की का जब समय आएगा तो आप किस तरह की खरीदारी दूल्हे की कर सकते हैं, यह तो उस समय पर निर्भर करेगा। फिर भी यहां पर संभावना प्रथम यही है कि बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित सेक्टर का दूल्हा हो। और अगर परिस्थिति बदली तो मैंने कहा था कि वो प्राइवेट या यूं कहें कि व्यापार।
अब आगे आपने जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है पुत्र संतति होगी या नहीं। इस प्रश्न का जवाब देना बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ता मुझे, क्योंकि अगर जवाब देता हूं तो वो 100% सही हो ये मैं खुद श्योर नहीं हूं। कारण क्योंकि संतति उत्पन्न करने का काम किसी एक का नहीं है। संतति उत्पन्न करने में दो लोग शामिल होते हैं। अभी इस लड़की का विवाह आप कैसा कर पाएंगे, कुंडली मिला पाएंगे कि नहीं? अगर मैंने इस कुंडली को देखकर कह दिया कि इस कुंडली में पुत्र संतति के योग ना के बराबर हैं, क्योंकि संतान भाव पर केवल कन्या संतति की स्थिति उत्पन्न करते चंद्रमा की दृष्टि है, तो भी मैं गलत सिद्ध हो सकता हूं। हो सकता है लड़के की कुंडली में प्रबलतम पुत्र संतति के ही केवल योग हो, उसकी कुंडली में केवल और केवल गुरु का संबंध ही संतान भाव से मजबूत अवस्था में हो, तो बात बदल सकती है। लेकिन हां, आपने अगर पूछा है तो इतना जवाब दे सकता हूं कि इस कुंडली में कन्या संतति के योग हैं। अतः और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए संतानोत्पत्ति हेतु। यहां यह देखना होगा कि लड़के की कुंडली में संतान के योग थोड़े अच्छे हों। और आगे आपने एक आखिरी सवाल पूछा है कि जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए उपाय बताइए। मैं अब आपको बता दूं, षडबल में इस जातिका की कुंडली में मंगल सबसे बली ग्रह है। लेकिन वो मंगल कैसे हैं? तो लग्नपति होकर के अष्टम में 2 अंश पर बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में और फल दे रहे हैं सप्तम का। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अष्टमस्थ होना संघर्ष की ओर बढ़ावा दिला रहा है। अब राहु की महादशा अपना काम करने वाली है। राहु की महादशा के कारण भटकाव होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, मन पढ़ाई से भागना। देखिए, अगर आपको इस बच्ची को सफलता दिलाना है तो मेरी तो एक ही राय है, संघर्ष तो इसके जीवन काल में होगा, इससे कोई बचा नहीं सकेगा। दूसरा, शनिदेव अपना काम करेंगे और संघर्ष को बढ़ावा देंगे, हर मामले में संघर्ष बढ़ाएंगे। परंतु हम तब भी इस कुंडली को ठीक कर सकते हैं और इस कुंडली को ठीक करके इसका लाभ ले सकते हैं। पहला, हमें यह देखना चाहिए कि इस कुंडली में पहले कोई रत्न बनता है कि नहीं। तो मेरे दृष्टिकोण से देखें तो मैं इस कुंडली में किसी भी रत्न की पुष्टि नहीं करूंगा, मैं कोई भी रत्न पहनने के लिए नहीं कहूंगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योगकारक ग्रह चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा का रत्न मोती पहनना चाहिए, लेकिन वो चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित हैं, अतः रत्न की मैं मना ही करता हूं। सो कोई रत्न इस जातिका को न पहनाया जाए। लेकिन वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, अतः दवा के रूप में लाजवर्त लगभग 7.25 रत्ती का बाएं हाथ के इस मध्यमा उंगली में आप शनिवार के दिन शनि के होरे में धारण कराइए, चांदी की अंगूठी में बना करके। 7.25 रत्ती का शनिवार के दिन शनि के होरे में प्रातःकाल ही होगा, आप धारण करा दीजिए। पहला। दूसरा, इष्ट देवता के रूप में इस जातिका के आराधना इसको करनी चाहिए भगवान विष्णु की, सूर्य नारायण की। सो सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य प्रदान करे। सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की बुरी लत है तो उसे छुड़वाइए और रोज सूर्य को यह अर्घ्य प्रदान करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और संभव हो तो गुरुवार के गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इससे कराइए। इस जातिका से यानी अपनी बच्ची से आप गुरुवार का व्रत अगर करा सकें तो वो भी बड़ा श्रेष्ठ होगा इसके लिए, गुरुवार का व्रत कराइए। अब सवाल उठता है कि उम्र बहुत छोटी है, इसी उम्र से व्रत इत्यादि कराना बहुत उचित तो नहीं ही होगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि व्रत करने से कोई बहुत नुकसान अगर नहीं हो रहा हो, स्वास्थ्य में भी फायदा होगा और हर तरह से बढ़िया, तो मेरी राय होगी गुरुवार का व्रत कराया जाए। सूर्य को अर्घ्य दिलाना और गुरुवार का व्रत कराना, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराना इस जातिका के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब आगे केमद्रुम योग की आप शांति करवाइए और जातिका खुद अपने लिए प्रत्येक सोमवार को जाकर के शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर दुग्ध अर्पित करे, इससे केमद्रुम योग शांत होगा। एक बार शांति भी कराइए। आगे भाग्यपति जाकर के पीड़ित हो रहे हैं, सो शिव जी की आराधना करना कभी बंद मत करो। शिव जी की आराधना करने से भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, सो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना होगा, यह अत्यंत आवश्यक है। अब ये सारे उपाय करते हुए जातिका इस कार्यक्रम को देखे और समझे, विवाह भूल करके भी अपने मन से ना करे। बिना कुंडली मिलाए विवाह करना बिल्कुल उचित नहीं है। करने का अर्थ ही है अपने जीवन को मुश्किल में डाल लेना। और साथ ही साथ ये जो मैंने उपाय अभी बताया, इन सभी उपायों को करने का प्रयत्न करें। अब बारी आती है मंगल की। मंगल को कैसे बलि करें? तो मंगल को बलि करने के लिए 2 विकल्प है। या तो ब्राह्मणों के द्वारा मंगल के मंत्र का जप कराया जाए और मंगल के मंत्र का जप करा करके मंगल को बलि कराया जाए, और साथ ही साथ
जातिका हनुमान जी के मंदिर में जाए और हनुमान जी का दर्शन करे सुबह शाम जब समय मिले। मूर्ति को छूने की कोई आवश्यकता नहीं, बस दर्शन कर ले, इससे भी मंगल बली होंगे। इतने जो छोटे छोटे उपाय हैं ये सब बड़े नहीं हैं, सरल ढंग से हो सकते हैं, इसको कराया जाए। अब भविष्य में, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है संतानोत्पत्ति में बाधा अगर उत्पन्न हो रहा हो तो शनि राहु की युति, यहां श्रापित योग का भी निर्माण किए हुए है, इसकी शांति करानी होगी, लेकिन अभी उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो शिव जी की मैंने आराधना बताई है उसी से यह श्रापित योग भी शांत हो जाएगा। तो ये सारे उपाय करके और तब आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाए। और सबसे जरूरी है कि मन को शांत रख करके, मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाया जाए। राहु की महादशा बाधा हर तरह से उत्पन्न करेगी, राहु शिक्षा में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न करेंगे। अतः जातिका संभव हो, अब देखिए एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इतने सारे उपाय किसी से कैसे कराए जाएं। तो जितना जातिका कर सकती है वो करे, या जातिका के माता पिता संकल्प लेकर के जातिका के लिए कर सकते हैं। वैसे कोई बहुत बड़े और कठिन उपाय नहीं है, पर किए जा सकते हैं। अगर किया करना हो तो वैसे तो किया जा सकता है, सो करिए। राहु भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं तो लाजवर्ष से शांत तो हो जाएंगे, फिर भी शिक्षा में जो बाधा उत्पन्न होगी उससे बचाव के लिए गणेश जी की आराधना करना, बुधवार के बुधवार गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना बड़ा ही श्रेष्ठ होगा और इससे भी फायदा मिलेगा और राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारे उपाय करा करके इस कुंडली को अभी से मजबूत करने में अगर हम लगें तो निसंदेह आने वाले समय में श्रेष्ठ लाभ इस कुंडली से लिया जा सकेगा। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को देखकर मैंने जो मुझे बताना था बता दिया। अभी जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। इस जन्म कुंडली के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें जो आपको दिखाई पड़ रही हो, जो मुझसे छूटी हैं, उसे आप अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।